तो क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। और ये है वीडियो नंबर 4 इस सीरीज़ का। इसके पहले के सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं, वहाँ पर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, इस वीडियो के पहले वाले वीडियोस को भी और इस वीडियो के बाद वाले वीडियोस को भी। तो वहाँ से आप सारे वीडियोस देख लें। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, यानी कि टॉपिक नंबर 2, हिटलर्स राइज टू पावर, यानी हिटलर का पावर में राइज कैसे हुआ। तो देखिए, इकोनॉमी में जो क्राइसिस चल रहा था, पॉलिटिक्स में जो क्राइसिस था और सोसाइटी में जो एक तरह का क्राइसिस था, उसने हिटलर के राइज के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया। तो अब हम समझते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्राइसिस था और पॉलिटी और सोसाइटी में क्या क्राइसिस था। तो देखिए, पॉलिटिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं। पॉलिटिक्स में वाइमर रिपब्लिक जो है वो एक तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और उसमें आपने ऊपर पिछले वीडियोस में देखा कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था लोगों के बीच, और ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो उसने क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो संधि हुई, वर्साई की संधि, उसे स्वीकार किया, और इस वजह से लोग इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो उतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था। इसके बाद सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जो क्राइम्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, और लोगों का विश्वास इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से पूरी तरह से हिल चुका था। और लोगों का मानना था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बजाय अगर कोई दूसरा सिस्टम होता, यानी कि कोई राजा होता या फिर कोई ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता, तो वो देश को ज़्यादा अच्छा चलाता और हमारे सामने इतनी बुरी स्थिति नहीं आती। इसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको आपने अभी पिछले वीडियो में देखा कि कितनी ख़राब हालत थी इकोनॉमी की। तो ये सभी तीनों चीज़ें जो थी, इन्होंने मिलकर हिटलर के राइज का एक बैकग्राउंड तैयार किया, हिटलर के राइज को सपोर्ट किया। तो अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। और हिटलर जो था वो शुरुआती दिनों में काफ़ी गरीबी में उसका जीवन गुजरा था, यानी वो उसने अपनी जवानी गरीबी में गुजारी थी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उसने खुद को आर्मी में भर्ती कराया, और आर्मी में वो एक मैसेंजर का काम किया करता था, और मैसेंजर रहते रहते वो कॉर्पोरल बन गया, और उसे ब्रेवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडल्स भी मिले। तो यहाँ पर हमें सिंपली एक बात समझ में आती है कि वो अपने जॉब के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड था, और वो अपने देश को काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखना चाहता था। लेकिन जब जर्मनी की डिफ़ीट हुई तो जर्मनी की डिफ़ीट ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया, और वो उस हार को बिल्कुल भी पचा नहीं पाया। और इसके बाद जो वर्साई की संधि हुई, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वर्साई की संधि हुई, उसने बिल्कुल उसे आग बबूला कर दिया। उसका रीज़न ये था कि वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती की गई थी। सभी वार के लिए कंपनसेशन जर्मनी को देना था, उसके ज़्यादातर हिस्सों, मिनरल रिच हिस्सों को कब्जा कर लिया गया था फ्रांस और दूसरे देशों द्वारा। तो इस वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदले की भावना आ गई थी, और काफ़ी ज़्यादा वो इस बात से दुखी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद 1919 में 1919 में उसने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन कर ली, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। और धीरे धीरे वो इस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, और इस पार्टी को उसने अपने अंदर में ले लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। और इस पार्टी को उसने नया नाम दिया, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इस पार्टी का आगे चलकर एक फेमस नाम हो गया, शॉर्ट नेम, जिसे हम कहते हैं नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म के बारे में, यानी उस पार्टी के विचारधारा के बारे में। तो देखिए, यहाँ तक तो ठीक है कि वो उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी ज्वाइन करके वो पार्टी पर उसने कब्जा कर लिया, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया पार्टी के अंदर। लेकिन इसके बाद 4 साल बाद 1923 में हिटलर ने पूरे जर्मनी को ही अपने कब्जा में करने की प्लान किया। उसने सबसे पहले बावेरिया को कब्जा करने की कोशिश की, इसके बाद बर्लिन की ओर उसने मार्च किया और बर्लिन को कैप्चर करने की कोशिश की। लेकिन जो है वो इस प्लान में फेल हो गया, और इस प्लान में फेल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और उसे देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया, और उसे करीब 5 सालों की सज़ा हुई थी। लेकिन उसे 10 महीने के कैद के बाद छोड़ दिया गया। तो देखिए, जो नाजी पार्टी थी, यानी जो नाजिज्म था, वो उतना ज़्यादा शुरुआत में फेमस नहीं था, और उससे उतना ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था 1930s के शुरुआत तक। तो देखिए, उससे जो सपोर्ट मिलना शुरू हुआ वो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हुआ,
और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो नाजिज्म था वो एक तरह का मास मूवमेंट बन गया। तो वो कैसे? तो देखिए, ऊपर हमने जैसे बात की कि इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और सोसाइटी कंडीशन, इन सभी ने मिलकर हिटलर के राइज को सपोर्ट किया था। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था उसने हिटलर के राइज को किस तरह से मदद किया। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि 1929 के बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जर्मनी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। 1929 के बाद तुरंत ही जो बैंक्स थे वो कोलैप्स कर गए, उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। जो बिजनेसेस थे वो बिजनेसेस बंद हो गए, वर्कर्स के जॉब्स चले गए। जो मिडिल क्लास था वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डर बैठा हुआ था। तो इस सिचुएशन में जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और लोगों को नाजी पार्टी के प्रोपेगेंडे पर बिलीव होने लगा कि हाँ, अगर नाजी पार्टी पावर में आती है तो हमें जॉब्स मिलेगा, हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा, हमारा जो देश है जो इतनी बेइज्जती झेल रहा है वो उसे बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ेगी। वो इस स्थिति से जो नाजी पार्टी है या फिर हिटलर है वो हमें निकाल सकता है। तो देखिए, प्रोपेगेंडा क्या होता है, इसका बेसिक मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि जब आप किसी पब्लिक ओपिनियन को अपने तरफ करने के लिए एक स्पेसिफिक तरह का आप प्रचार करते हैं तो उसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं कि कितना वो फेमस हो गया कुछ सालों में। 1928 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट के लिए, जर्मन पार्लियामेंट के लिए, जिसे कि रिक्सटैग कहा जाता है, उसका इलेक्शन में नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिले थे, यानी कि मात्र 2.6%। लेकिन सिर्फ 4 सालों बाद जो 1932 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसमें इस पार्टी को 37% वोट मिले, यानी 37% वोट के साथ ये पार्टी जो है ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई जर्मनी की, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी पावर में यही आ गई। तो यहाँ पर आपको एक ही इमेज दिखाया गया है जहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ हिटलर के साथ एक तरह का क्या कहते हैं शपथ ले रहे हैं, जिनके हाथों के स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं। और इसमें आप अगर तस्वीर को ध्यान से दें तो इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान लोग भी हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर हिटलर के साथ शपथ ले रहे हैं या फिर एक तरह का पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा का यहाँ मीनिंग समझाया हुआ आप इसे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली आयोजित की गई है, और ऐसी रैलियाँ जो हैं वो हिटलर बहुत ही ज़्यादा संख्या में आयोजित करता था ताकि लोगों के मूवमेंट को बढ़ाया जा सके और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके और सभी को बताया जा सके कि हाँ, हमारे बीच जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो देखिए, हिटलर जो है वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, यानी वो भाषण इतनी अच्छी देता था कि लोग उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे, और उसके जो भाषण में जो बातें होती थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मूव कर देती थी, यानी लोग उससे बिल्कुल ही हामी भरने लगते थे कि हाँ, ये जो आदमी है ये बिल्कुल सही कह रहा है। हिटलर जो है वो प्रॉमिस करता था लोगों को कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन क्रिएट करेगा, जो कि वर्साई की संधि में जितनी भी इनजस्टिस हुई है जर्मनी के साथ, यानी कि जर्मनी के साथ जो बुरा बर्ताव किया गया है उसे वो रिस्टोर करेगा, और जर्मनी के लोग जो हैं उनकी जो डिग्निटी डाउन हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद, यानी जो उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ती है, आत्मग्लानि अंदर से फील होता है कि नहीं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत उतने ताकतवर नहीं हैं, इस चीज़ को मैं फिर से रिस्टोर करूंगा, जर्मनी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सर उठाकर जीने का मौका मिलेगा। इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस करता था। हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वो सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, और जो लोग भी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, जितने भी यूथ हैं उनके लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाएगा, और उसने प्रॉमिस किया कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं कंट्री के ऊपर, यानी कंट्री जो है उसको फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से और जितने भी कॉन्स्पिरेसीज किए जा रहे हैं जर्मनी के खिलाफ उन सभी को ख़त्म करेगा वो। तो इस तरह की बातें वो रैलीज में किया करता था और वो लोगों से कहा करता था। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर जो है उसने एक नए तरह के पॉलिटिक्स की स्थापना की। उसने अंडरस्टैंड किया कि जो रिचुअल्स है और जो स्पेक्टिकल्स है, मास मोबिलाइजेशन में जितने भी रिचुअल्स किए जाते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और जो नाजीज थे वो मैसिव रैलीज़ में बिलीव करते थे, यानी वो छोटे छोटे रैलीज़ नहीं किया करते थे, वो बड़े बड़े रैलीज़ किया करते थे। और इसी तरह के वो पब्लिक मीटिंग्स भी किया करते थे ताकि
हिटलर का जो सपोर्ट है उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सके, लोगों को दिखा सके और दूसरे देशों को लोगों को भी दिखा सकें। और जो लोग हैं वहाँ के, यानी कि जो लोग रैलियाँ में आ रहे हैं, उनके बीच एक यूनिटी का भाव भी क्रिएट कर सकें कि हाँ भाई, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम एक साथ हो। इस तरह का भाव वो लोगों के बीच लाना चाहते थे, इस तरह के बड़े बड़े रैलियाँ कर कर। जो रेड बैनर्स होते थे जिसमें कि स्वास्तिका सिंबल बना होता था, और जो नाजी सैल्यूट होता था, और जो रिचुअलाइज्ड राउंड्स होते थे अप्लाउज के स्पीचेस के बाद, ये एक तरह का हिस्सा थे इस तरह के रैलीज के, ताकि वो पावर को एक तरह से दिखा सके। तो ये पूरा एक तरह का प्रचार सिस्टम था जिसमें कि लोगों को मूव करने का तरीका अपनाया गया था। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मेसिहा, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress। तो जो नाजी प्रोपेगेंडा होता था वो इस तरह की से हिटलर को प्रोजेक्ट करता था कि हिटलर जो है वो एक मसीहा है, एक सेवियर है, जो कि पूरे देश को बचा सकता है और पूरे देश के दुखों का निवारण कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को दर्शाया जाता था प्रोपेगेंडा में। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन सेटर्ड। तो आप सोचिए कि वैसे लोगों के बीच जिनकी जो डिग्निटी है, जिनका जो प्राइड है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। वो चाहते तो हैं कि वो डिग्निटी के साथ जिएं, प्राइड के साथ जिएं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में है कि वो अपना सर भी नहीं उठा सकते हैं। तो वैसे लोगों के बीच में अगर ऐसी बातें कोई आकर करेगा कि हाँ, मैं आपके डिग्निटी को रिस्टोर कर सकता हूँ, मैं आपको फिर से पावरफुल बना सकता हूँ, आप कहीं भी सर उठाकर जी सकते हैं, जा सकते हैं, तो वैसे लोगों के बीच में ये जो प्रोपेगेंडा था बिल्कुल सही बैठता था और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे। और जो लोग पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच और इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच रह रहे थे, उन्हें ऐसे प्रोपेगेंडा मिलते थे कि देखिए, आपको जॉब्स मिलेंगे, इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो सुधरेंगे। तो इन सभी चीज़ों के साथ जो नाजी प्रोपेगेंडा है वो लोगों को मूव करने में सक्षम थी, यानी लोग उसके सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है और जो पॉलिटिकल कंडीशन था उस समय का, उन सभी ने मिलकर हिटलर के राइज को सपोर्ट किया, हिटलर के राइज को सुनिश्चित किया। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक नंबर 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।